हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे जो आपके पेपर 2 मैनेजमेंट और कॉमर्स में आए हुए हैं 2010 के बाद। तो बहुत सारे मैंने टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, या बोलें कि बहुत सारे यूनिट्स कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें जो हमने कवर किए हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल कवर किए हैं, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कवर होंगे, इसमें कॉस्ट, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, एंड पार्टनरशिप से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, एंड बिजनेस स्टैट से भी काफ़ी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं या जो आए हुए हैं या जिनसे अगेन एंड अगेन 2 या 3 बार क्वेश्चंस आते हैं जिन टॉपिक से। क्योंकि मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं कि पेपर 2 में क्या होता है कि क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं लेकिन टॉपिक हमारे सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये है जो हमारा बिजनेस स्टैट्स से क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 is 11, then find the mean of first 3 observation। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। एंड आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूं कि आप मेरा जो भी है क्वेश्चंस को लिखो, क्वेश्चंस को लिखने के बाद आप पहले क्वेश्चन खुद करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अपनी जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे और आप थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को करो, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी आपके एग्जाम में। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है क्योंकि ये उसी से मैंने लिए हुए हैं मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं। तो देखो इसमें 5 टर्म दो दिए हैं, उनका सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करो। मेन चीज इसमें क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन का n होता है, ठीक है। तो जितने भी टर्म हैं आप उन सबको ऐड करो, x फर्स्ट टर्म, x प्लस 2 सेकेंड टर्म, x प्लस 4 थर्ड टर्म, एंड ये 4 टर्म एंड 5 टर्म सॉरी। तो अब ये जो n है वो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और आपको मीन जो इसका दिया है 11, ठीक है, मीन दिया गया था आपको 11। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको इन तीनों का मीन बताना है फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। सबसे पहले आप x की वैल्यू पुट कर दो। पहले क्वेश्चन में 7 हो गई, देन 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, ठीक है। देन आपका फिर 7 प्लस 4 जो है 11 हो जाएगा। आपको बस 3 का ही बोला गया है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। चीजों को पढ़िएगा अच्छे से, फर्स्ट 3 का बोला गया है तो 7 प्लस 9 प्लस 11, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन का n, ठीक है। तो सिग्मा x आप करोगे 7 प्लस 9 प्लस 11 और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 नंबर है आपका, ऑब्जर्वेशन 3 है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 9 बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट पे, चाहे कॉमर्स हो चाहे मैनेजमेंट हो, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने जब से देखा है 2010 के बाद से हर 1 या 2 साल छोड़ के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा टर्म्स चेंज कर देते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्म इन्वेंट्री प्लानिंग पीरियड इज 1 ईयर, इट्स इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट फॉर दिस पीरियड इज 400 यूनिट्स, अज्यूम दैट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट आर ₹50 पर ऑर्डर, द कैरिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹1 पर यूनिट पर ईयर फॉर एन आइटम, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो इन्होंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपसे पूछी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो डिमांड आपको पता चल गया, 400 यूनिट्स है आपकी डिमांड, क्योंकि दी गई है ये आपको, ठीक है, सिंपल सा। फिर एक्विजिशन कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब हम ऑर्डर करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम चीज होती है, ठीक है। सीओ हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। द कैरिंग कॉस्ट सीसी जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहता, क्योंकि होता क्या है बहुत सारे फॉर्मूला हैं आपके, बहुत सारा कुछ है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ मैं चीज़ें ऐसे बताता हूं कि आपको अपने आप याद हो जाए। तो देखो
पहले पहले डी तो ऊपर आएगा, 2d तो आपका आएगा, रूट तो आपको इतना तो याद ही रहता है, ठीक है। ये CO और CC में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखो पहले आप ऑर्डर करते हो ना, पहले कोई भी आपका जो सामान है उसको जब ऑर्डर करोगे तो पहले ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर करने की जो कॉस्ट होगी वो ऊपर आएगी, ऑर्डर करने की कॉस्ट जो होगी ऊपर आएगी। फिर हमारी कैरिंग कॉस्ट जो होती है, देखो ऑर्डर करने में कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकता है, और भी बहुत सारी कैरीज आपकी इनवर्ट जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी हो सकती है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है कि जब आपके पास सामान आ गया, आप उसको मेंटेन करोगे, वेयर हाउस में रखोगे, तो वो सब कॉस्ट जो होगी वो कैरिंग कॉस्ट होगी। पहले आप ऑर्डर करोगे फिर आप उसकी केयर करोगे, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 डिमांड आपको पता है 400 यूनिट्स है, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट इसमें दी गई है क्वेश्चन में 50, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट दी गई है 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 200 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। इस पे इजीली आप इसको भी कर लिए होगे, सिंपल लेवल का है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, इस पे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो जब भी मीडियन की हम बात करते हैं तो मीडियन बहुत सिंपल से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले मीडियन में आपको जो भी आपकी सीरीज है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आप जिसमें चाहो उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसको आप लिखो सबसे पहले 5 and 5, ठीक है, देन आपका 8, एक और 8 क्योंकि 2 8 दिए हैं आपको, देन 9 एंड देन 11, ठीक है। कितने टर्म्स हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम लोगों का ठीक है। n जो है आपका 7 है, ठीक है। अब ये है हमारा ऑड नंबर। जब हमारा ऑड नंबर होता है तो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, ठीक है, टूथ टर्म, सिंपल सा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू यहाँ पे जब आप 7 पुट करोगे तो 7 + 1 8/2, मतलब फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन गया वो 8 बन गया। अब होता क्या है, कभी कभी ये नंबर जो जैसे इवन में आ जाता है, 8 आ जाता, 10 आ जाता, 6 आ जाता, तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है। तब फॉर्मूला होता है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, n/2 टर्म, ठीक है, प्लस ध्यान रखिएगा n/2, फिर इसके बाद +1, ठीक है, कुछ इस तरीके टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ऐसे आप उसको भी निकाल सकते हो जब आपका इवन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका C बन जाएगा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ फर्म एज इन्वॉल्व, ठीक है। आपका प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया गया, Q जिसमें आपका टोटल आउटपुट है, ठीक है, L जो है आपका यूनिट ऑफ लेबर है, ठीक है, जो कि होमोजीनियस है। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, हेट्रोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस है। बट आर नॉट परफेक्टली डिविजिबल एंड चेंज इन लेबर डज नॉट टेंड टू बी बिकम अ जीरो, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता है। अब दो स्टेटमेंट दिए हैं, अब इन दो स्टेटमेंट को आपको देखना है कि आपके सही हैं या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट आपसे बोलता है इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर इज 85। दूसरा आपसे स्टेटमेंट बोलता है सिमिलरली इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर इज 60। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पूरा फंक्शन दिया गया, ठीक है। सबसे पहले आप L की वैल्यू 1 रखो, फिर आप L की वैल्यू 2 रखो, देन आप क्वांटिटी फाइंड करो कितना आ रहा है, फिर L की वैल्यू आप 3 रखो, देन 4 रखो, 5 रखो, क्योंकि 5 तक आपसे पूछा गया है। इसको मैंने सॉल्व किया है, आपको दिखाता हूँ। जैसे ये टर्म है, सबसे पहले मैंने L की वैल्यू जो लेबर है वो 1 लिया, ठीक है, 1 लेबर था हमारा, तो 1 क्यूब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 50 + 1 मतलब 1 ही हो जाएगा, प्लस 10, तो 25 - 1 क्या हो जाएगा 24। फिर आप L की वैल्यू 2 रखो, ठीक है, तब आ जाएगा आपका 72, आप निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि -8 होगा, प्लस यहाँ पे 2 2 4, इसके बाद 15 × 4 60 हो जाएगा, देन 40। इसको जब आप सॉल्व करोगे 72 आएगा। फिर आप इसी इक्वेशन पे L की वैल्यू जो है वो 3 रखो, ठीक है भाई। फिर आप इस इक्वेशन पे L की वैल्यू 4 रखो, फिर देन 5 रखो, क्योंकि आपसे 5 तक ही पूछा गया, आपको चीज पता चल गई। फिर अब मेन केस इसमें स्टार्ट होता है। इन्होंने क्या पूछा है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है,
मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपकी जो एक मतलब पर्टिकुलर यूनिट है या एक लेबर बढ़ने के बाद उसका क्या मतलब प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ा, उसको आप मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हो। कि आपका जैसे मान के चलो पहले एक लेबर बना रहा था तो वो 24 क्वांटिटी जो थी वो 24 यूनिट बना रहा था, ठीक है। फिर 2 लेबर हो गए तो 72 यूनिट बना रहे हैं। तो एक लेबर जो बढ़ा है उससे आपकी क्वांटिटी में कितना बढ़ा है, आप इसको माइनस कर दो, 72 को 24 से माइनस कर दोगे तो 48 आ जाएगा। फिर 2 जो लेबर थे वो 72 यूनिट्स बना रहे थे, 3 लेबर जो है 138 यूनिट बना रहे हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर अगर एक लेबर बढ़ा है तो वो कितना यूनिट बना रहा है, ठीक है। 138 माइनस 172 कर दोगे तो 66, ठीक है भाई। फिर ऐसे ही इसमें आपका 78 आ जाएगा। जब 260 से आप 138 को माइनस करोगे, देन 300 से आप 260 को माइनस करोगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आया आपको। फिर बात आती है एफ। अब देखो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 5th यूनिट ऑफ लेबर इज 85। नहीं भाई, 5th यूनिट ऑफ लेबर जो है वो 84 है, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट 85 नहीं है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहां से रॉन्ग हो गया, ठीक है भाई। फिर चलते हैं सेकेंड आपका एवरेज प्रोडक्ट पे पूछा है। तो देखो एवरेज प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेबर, ठीक है। तो 24 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। 72 डिवाइडेड बाय 2 36 हो जाएगा। 138 डिवाइडेड बाय 3 46 आ जाएगा। 216 डिवाइडेड बाय 4 तो आपका 54 आ जाएगा। देन 300 डिवाइडेड बाय 5 आपका 60 आ जाएगा। इसको तो आप ऐसे भी कर सकते थे, नॉर्मल था। फिर यहाँ पे अब ये क्या पूछ रहा है, सिमिलरली इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ 5th यूनिट ऑफ लेबर इज 60। बिल्कुल सही चीज है भाई, जो 5th आपका यूनिट है लेबर का उसका एवरेज प्रोडक्ट 60 है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर ये बन गया इसमें, सिंपल सा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आता है। कुछ क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट होते हैं लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आते हैं। तो इसमें देखो कुछ भी नहीं है। इक्विलिब्रियम में आपको पता होगा कि जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हमारा क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होता है। जब इन दोनों इक्वेशन को आप बराबर करोगे, ये मैंने सॉल्व किया है, इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी डिमांड जो होगा क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है और जो क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है एक दूसरे के बराबर हो गई, तो आप यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इन्होंने क्या रखा है कि पी की वैल्यू इन्होंने इक्वेशन 1 पे रखी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। आप चाहो इक्वेशन 1 पे रख लो, आप चाहो इक्वेशन 2 पे रख लो, ठीक है। फिर देन आपकी जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, जहां पे हमारा क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई बराबर होता है। ना वहां पे डिमांड ज्यादा होती है ना वहां पे सप्लाई ज्यादा होती है। ये छोटे छोटे टर्म्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन्होंने इक्वेशन 1 पे रखा है, आप चाहे इसको इक्वेशन 2 पे या सप्लाई वाले इक्वेशन पे भी रख के देख लो। 17,000 प्लस 100 इंटू 5 करोगे तो 500 हो जाएगा। तो जब इसको ऐड करोगे 17,500 हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। इजीली आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंट्स का क्वेश्चन है ये। द एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ अ फर्म 12,80,000 एंड द डेटर अमाउंट टू रुपीज 1,60,000। द डेटर टर्नओवर एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब देखो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने सोचा है कि जितने भी फॉर्मूला हैं आपके अकाउंट्स और फाइनेंस के, आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ बहुत शॉर्ट वीडियो होगा 2 से 3 मिनट का, जिसमें जितने भी फॉर्मूला आपके लगते हैं ताकि आप उनको रिवाइज कर सको और याद कर सको। मैं आपके लिए जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करता हूं। आप लोग भी प्लीज वीडियो को खूब सारा शेयर किया करो और लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो। जो भी प्रॉब्लम हो वो भी, जो भी आपके डाउट्स हो वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या पूछा गया है, डेटर टर्नओवर। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है एनुअल क्रेडिट सेल्स, ठीक है, एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स अमाउंट, ठीक है। तो 12,80,000 को जब आप डिवाइड करोगे, जो भी है आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 1,60,000 से, ठीक है। तो आपका जो आएगी वैल्यू वो आएगी 8, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू 8 आएगी। तो आपका जो डेटर टर्नओवर रेशियो है वो 8 आ जाएगा, ठीक है।
तो भाई ये वाले 2 एलिमिनेट हो गए। बाय चांस तुम्हें एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला भूल गए, कुछ भी हो सकता है भूल गए हो, ठीक है, लेकिन तब भी अब हम बताते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो जब हम 365 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा, ठीक है, जो कि आएगा आपका 45। जब आप इसको डिवाइड करोगे 45.625 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका एक्यूरेट आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा 45। देखो डेटर टर्नओवर रेशियो आपका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके ये रेशियो का पार्ट है। और डेटा टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि एक आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, ठीक है। सबसे पहले आपका कैश होगा, कैश के बाद वो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होगा, मतलब आप कुछ रॉ मटेरियल परचेज करोगे, जब आप थोड़ा सा उसमें कुछ काम करोगे तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, ठीक है। जब आपका वर्क इन प्रोग्रेस फिर आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर वो फिनिश गुड्स के बाद आती है इसकी कहानी। देखो फिनिश गुड्स के बाद क्या होता है कि आपका पूरा सामान तो कैश में जाता नहीं, कुछ सामान आपका क्रेडिट में भी जाता है, तो तब हमारा डेट आता है, मतलब डेटर्स आते हैं, ठीक है। फिर वो डेटर्स का कलेक्शन होता है, देन वो फिर हमारा कैश में कन्वर्ट होता है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो हमको ये बताता है कि जो एक बिजनेस है एक ईयर में कितनी बार जो उसका क्रेडिट सेल्स है उसको कैश में कन्वर्ट करता है। जैसे इसमें डेटर टर्नओवर रेशियो 8 है, तो इसका मतलब है कि ईयर में 8 बार जो है वो जो उसने क्रेडिट सेल्स की होती है वो उसको कैश में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको ये बताता है कि आप कितने दिनों में, मतलब पर्टिकुलर कितने डेज में पर्टिकुलर एक जो डेटर है उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हो, तो ठीक है, वो आपका आ रहा है यहाँ पे 45 डेज, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बढ़िया क्वेश्चन है। शॉर्ट रन डिमांड एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर अ मोनोपोली फर्म आर एज अंडर। डिमांड फंक्शन दिया है आपको, प्राइस दिया है, कॉस्ट दिया है, ठीक है। तो आपसे इसमें आउटपुट का मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पूछा है, ठीक है, क्वांटिटी पूछी है। तो देखो क्वांटिटी आपको दी है, प्राइस आपको दिया है, टोटल कॉस्ट आपको दी गई है। तो देखो एक चीज होती है, हमेशा ध्यान रखना, जब जहां पे मैक्सिमाइज आउटपुट की बात करेंगे या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पे एक कंडीशन होती है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसको बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी है तो उसको हम मार्जिनल कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो टोटल कॉस्ट आपकी ये दी है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है, ये इसका फॉर्मूला भी होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर पर्टिकुलर जैसे आप अभी 20 यूनिट बना रहे हो, ठीक है, मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट बताता हूँ। अगर 20 यूनिट बना रहे हो तो आपका जो खर्चा आ रहा है 100 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप 21 यूनिट बनाओगे तो आपका जो खर्चा आएगा वो 110 मान लो आता है, ठीक है, या 105 मान लो, सॉरी 105 आ रहा है। तो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की जो कॉस्ट होती है उसको आप मार्जिनल कॉस्ट बोलते हो, जो यहाँ पे होगी 5, ठीक है। वो आपकी कैसे निकलती है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जिसको आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टीसी सॉरी और डी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज आती है, अब टोटल कॉस्ट में आपने डेरिवेशन कर दिया, ठीक है। मार्जिनल आपको ये पता चल गया मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो इसके बराबर भी हो सकती है। तो अब टोटल कॉस्ट का जब आप डेरिवेशन करोगे फर्स्ट ऑर्डर तो डी टी सी डिवाइडेड बाई टी क्यू हो जाएगा, फिर 50 यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, 0 प्लस 20 का आपका क्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने क्यू के रिस्पेक्ट पे किया है डेरिवेशन, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आपका आगे आ जाएगा, 2 क्यू हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जो आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है वो इसके बराबर भी हो सकता है, जो कि यही तो लिखा है यहाँ पे, तो इसको आप लोग मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हो। आपको ये चीज़ समझ आई। फिर अब हम चलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पे, तो वो हमें यहाँ पे कहीं दिया नहीं है। टोटल रेवेन्यू हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, प्राइस हमको दिया है, क्वांटिटी हम क्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो 500 क्यू माइनस का 5 क्यू स्क्वायर, फिर वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू को आप डी टी आर अपॉन का डी क्यू लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से इस पे आपने टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे 500 क्यू पे क्यू 1 हो जाएगा, देन 10 क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर आप मार्जिनल कॉस्ट, फिर आप सॉरी ये मार्जिनल रेवेन्यू होगा, सॉरी
फिर आप मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रखते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे जब आप बराबर रखोगे तो आप जब इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो Q की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी, ठीक है। अब जो आपकी Q की वैल्यू आ गई है वो आप किसी भी इक्वेशन पे रख दो, देन आपकी P की वैल्यू आ जाएगी। जैसे बाई चांस आपने Q की वैल्यू जो है इस इक्वेशन पे रख दी तो आपकी P की वैल्यू आ गई। कभी कभी प्रॉफिट भी पूछ लेता है, इसमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में नहीं पूछा, लेकिन मैंने आपको और भी बता दिया है कि बाई चांस अगर आपसे प्रॉफिट भी पूछ लिया तब भी आप निकाल लो। प्रॉफिट जो होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होगा। टोटल रेवेन्यू आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा, टोटल कॉस्ट ये आपका दिया गया फंक्शन, इस पे आप Q की वैल्यू पुट करोगे देन आपका आ जाएगा। तो 12,000 प्राइस इंटू क्वांटिटी, आप जब प्राइस और क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 आएगा। जब ये टोटल कॉस्ट पे आप Q की वैल्यू रखोगे इस पे तो देन आपका 2420 आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा उस पे 9580 बनेगा अगर प्रॉफिट पूछा जाता। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रॉफिट के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वांटिटी के बारे में पूछा, प्राइस भी नहीं पूछा। तो क्वांटिटी हमारी हो जाएगी 40 यूनिट, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा 3 वाला। इजिली आप कर सकते हो इसको, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है ये भी। A firm wants to know the degree of operating leverage with the following information: current level of sales, यहाँ पे आपकी 6000 यूनिट्स दी गई हैं, एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स जो है आपकी 4000 यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का आपका जो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन का EBIT होता है, ठीक है। अब ये आता कैसे है, ये आपका इस फॉर्मूले से आता। पर्टिकुलर ये चीज़ें दी गई हो, सबसे पहले सेल्स हो, सेल्स में जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं देन हमारा कंट्रीब्यूशन निकलता है। कंट्रीब्यूशन में जब हम फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं देन हमारा EBIT आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स दी गई है, ठीक है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स दी गई है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको उसका यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ सारे कंसेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और होता क्या है कि नेट क्या बोलता है कि आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो तभी आप लगा सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छे से क्लियर होता या लीवरेज का कंसेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होता, लेकिन आपको ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में नहीं पता होता, तब ये आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको 2 या 3 चीजें, मतलब सारे कंसेप्ट्स को, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली होते हैं, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ। तो आप लोग रट्टाफिकेशन पे कभी भी विश्वास मत करो, चीजों को समझो। और बाई चांस अगर सेम क्वेश्चन भी रिपीट होगा तब भी आपका नंबर कुछ चेंज होंगे, लेकिन चीजें यही होंगी, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है। या ब्रेक इवन पॉइंट वो कंडीशन होती है जहां पे ना प्रॉफिट होती है ना लॉस की कंडीशन होती है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर यूनिट में निकालना है तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर रुपीज में निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PB रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4000 यूनिट दी गई हैं सेल्स की, ये चीज़ आपको दी गई थी, ठीक है। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या किया मैंने कि टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ भी मान लो, आप जो चाहो वो मान लो। मैंने यहाँ पे 1 लाख मानी है, आप 50,000 मान लो, आप ये 2 लाख मान लो, आप 3 लाख मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपका वही निकलेगा। तो देन आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 25 पर यूनिट आ जाएगा। इस हिसाब से आप देखिएगा, जब आप 1 लाख को कॉन्ट्रीब्यूशन इधर लेके जाओगे 4000 से डिवाइड करोगे तो 25 पर यूनिट आ गया, ठीक है। फिर देन आपका किस बनता है, 25 पर यूनिट आ गया। आप बेच कितनी यूनिट रहे हो, आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है, 6000 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आ गया 1,50,000। फिर फिक्स कॉस्ट हमने एज्यूम की थी 1 लाख, आप कुछ भी एज्यूम करो। आपने अगर कुछ और एज्यूम की हो तो सारा चीज चेंज हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर अलग होगा। फिक्स कॉस्ट अगर हम 1 लाख माइनस करेंगे तो हमारा EBIT आ गया 50,000, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई। हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए था, हमें EBIT चाहिए था, तो कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 1,50,000 और EBIT आ गया हमारा पर्टिकुलर 50,000। देन हमने 3 हमारा आंसर आ गया। अगर बाई चांस आपने 2 लाख लिया होता तो 2 लाख से भी हो जाता, ऐसा नहीं कि 2 लाख से ना हो। अगर 2 लाख लिए होते तो 2 2 4 तो आपका ये 50 हो जाता कंट्रीब्यूशन। देन 50 × 60 करते, आप करके देखिएगा बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अगर आप 2 लाख 3 लाख जो भी आप लोगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे C वाला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस। ये देखो वॉल्टर मॉडल जो डिविडेंड थ्योरी है, रिलेवेंस थ्योरी और इनरिलेवेंस थ्योरी, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ क्योंकि उनसे पक्का एक क्वेश्चन आता है। मैंने 3 बार एग्जाम दिया है और तीनों बार मेरा JRF क्लियर है मैनेजमेंट में। तो उसके बाद हर बार ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है जब भी मैं एग्जाम देने गया हूँ। ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन सेम नहीं,
आपके डिविडेंड थ्योरी से एक ना एक क्वेश्चन आता है, कभी वॉल्टर मॉडल का आपका फॉर्मूला पूछ लेगा, कभी आपका गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला पूछ लेगा, या कभी नॉन रिलेवेंस से भी पूछ लेगा। तो ये सारी चीजें पक्का आती ही आती हैं। डिविडेंड और कैपिटल स्ट्रक्चर इनको कभी मत छोड़ो, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। अब ये वाला जो आपका दिया गया है सिंपल सा है। देखो आपको पता होगा वॉल्टर मॉडल का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड आर डिवाइडेड बाय के ई है जो है आपका अर्निंग पर शेयर, ठीक है। डी जो है आपका डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। फिर इसके बाद के ई जो है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो आर की वैल्यू आपको ये दी गई है, रेट आपको दिया गया है, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 20%, ईपीएस आपको दिया गया है 50, ठीक है। पे आउट मतलब डिविडेंड पे आउट 50%, तो अर्निंग पर शेयर का 50% जब आप निकालोगे तो 7.5 हो जाएगा, ठीक है भाई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 12% दी गई है। अब आप इसको पुट कर दो इक्वेशन पे, ठीक है। 7.5 20% था तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, 100 दोनों से कट जाएगा, ये खत्म हो गया। 20 डिवाइडेड बाय 12, 15 माइनस का 7.5, 12 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 166.66% इसका आंसर करेक्ट बनेगा। आप करके देखिएगा। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको भी इजीली बता देते हैं आपको। देखो इसमें एनपीवी पूछा है, तो एनपीवी का सिंपल सा आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो। एनपीवी हमारा जो होता है कि जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की, ठीक है भाई। ये आप जब माइनस करोगे तो आपका एनपीवी आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, अगर ये निगेटिव है तो आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है। देखो कैश आउटफ्लो आपको दिया गया था 300, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो कैश फ्लो आफ्टर, हमेशा देखना आफ्टर टैक्स लेते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लेते हैं, इस पे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन ऐड है, लेकिन कभी कभी क्या बोल देते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया जाता है तो फिर आपको पहले उसमें टैक्स माइनस करना पड़ेगा, फिर वो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर आप उसमें जब डेप्रिसिएशन ऐड करोगे उसको बोलेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इस क्वेश्चन पे दिया है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसपे आपका इस तरीके से दिया गया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया था, तो उस वाले क्वेश्चन पे आपको पहले टैक्स लेस करना था, देन आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता, फिर इसका जब आप उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे फिर आपका वो कैश फ्लो बनेगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, जो हम लोग कंसीडर करते हैं पर्टिकुलर उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में कन्वर्ट करने में, ठीक है, या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे। तो कैश आउटफ्लो आपका दिया गया है 300। देखो बहुत बार क्या होता है, मैं आपको बहुत सारी सिचुएशंस बता दे रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है जैसे कैश आउटफ्लो आपका 300 दिया गया या और इस ईयर पे 200 दे दिया गया, तो जो इस ईयर पे आपको कैश आउटफ्लो दिया है उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, देन उसको माइनस करना है, ऐसे माइनस कर नहीं करना है। ये तो 0 ईयर पे दिया गया है तो इसलिए डायरेक्ट माइनस हो गया, इसको आप प्रेजेंट वैल्यू में नहीं कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक है, इसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कंपेयर मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आज पर्टिकुलर जितना हम आज 1 रुपए से जितना कंज्यूम कर सकते हैं या जितनी उसकी वैल्यू है आज 1 रुपए की, उतनी 1 साल बाद नहीं होगी, उसकी जो परचेजिंग पावर होगी या वर्थ होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। तो फिर कैश इनफ्लो आपको ये दिए गए हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर का दिया गया, सेकंड ईयर का दिया गया था, थर्ड ईयर का दिया है, फोर्थ ईयर का दिया, और बाय चांस आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ना दिया होता, सिर्फ आपको डिस्काउंट बता देते कि पर्टिकुलर इतना परसेंट है, जैसे कि आपसे बोल देते कि 12% डिस्काउंट फैक्टर है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप निकाल सकते हो। तब आप किस मेथड से निकालते हैं एनपीवी 1 + R, तो यहाँ पे आप R की वैल्यू जो रखते 0.12 रख देते, ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपकी R की वैल्यू 0.12 हो जाती, फिर आपको लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है तो ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकाला 8.98, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे देन नेट प्रेजेंट वैल्यू बता चुका हूँ, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, देन 92.3 आएगा जब आप इसको ऐड करोगे इन सारी वैल्यूज को आप, ठीक है। और यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो आपको दिया गया है 300, तो जब आप इसको माइनस करोगे माइनस 207.7 आ जाएगा, 207.7, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका बनेगा वो ये बनेगा, और जो प्रोजेक्ट है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि माइनस पे वैल्यू आ रही है, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। फॉर अ हाइपोथेसिस टेस्ट अल्फा, अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज 0.05 एंड बीटा इज 0.10। द पावर ऑफ दिस टेस्ट इज, अब आपको यहाँ पे बताना है पावर की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर आपको इसके लिए पता होना चाहिए। देखो टाइप 1 एरर का मतलब होता है कि जब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। और टाइप 2 एरर का मतलब होता है जब आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका फॉल्स हो लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लो या उसको आप रिजेक्ट ना करो, ठीक है। टाइप 1 एरर को आप अल्फा से प्रेजेंट करते हो, टाइप 2 एरर को आप बीटा से प्रेजेंट करते हो। आपका जो पावर होता है वो होता है 1 माइनस बीटा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा, ठीक है। आपका पावर का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस जब आप 0.010 करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बी बन जाएगा 0.90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3 admit Z for 3/7 share in the new firm in which he takes 2/7 from X and 1/7 from Y. The new ratio of X, Y, Z will be. ये जो है आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और कॉमर्स के पेपर में मोस्टली पार्टनरशिप के 1-2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो ओल्ड जो हमारा रेशियो था वो 7:3 था, ठीक है। या हम बोले एक्स का जो था वो आपका 7:10 था, ठीक है, 7/10, ठीक है। और y का जो था 3/10। ये कैसे हुआ, आप ये 7 + 3 को जब ऐड करोगे तो 10 होगा दोनों में, ठीक है। फिर z का जो एक z नया आया, z को एडमिट किया उन लोगों ने x और y ने, जिसको 3/7 शेयर दिए हैं, ठीक है, न्यू फॉर्म में। लेकिन यहाँ से x ने सेक्रीफाइस किए हैं इन द फेवर ऑफ z 2/7, तो x का जो न्यू शेयर हो जाएगा 7/10 माइनस का 2/7 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो 70 आ जाएगा, देन 49 - 20, तो यहाँ से 29/70 हो जाएगा आपका। फिर y सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ z, ठीक है, y ने भी सेक्रीफाइस किए हैं z के फेवर पे 1/7, तो y के जो नए शेयर हो जाएंगे 3/10 माइनस का 1/7, ठीक है। जब आप 70 यहाँ पे आपका फिर y एलसीएम, फिर इसके बाद देन 21 - 10 11/70 हो जाएगा आपका। अब ये x का हो गया और ये y का हो गया और ये z का हो गया। अब नीचे की जो वैल्यू है उसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे थर्ड वाले में आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया और देन आपका जो रेशियो आ गया 29, 11 और 30 हो जाएगा इजीली, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द 100 to 90 and as a result quantity demand has increased from 70 to 75. the demand is, देखो सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको फॉर्मूला पता होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखना जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आपका हमेशा नीचे होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो आपका हमेशा ऊपर होगा। जब प्राइस आपका चेंज होगा तभी आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। इस तरीके से इस चीज़ को आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इसका जब आप इसको और एक्सप्लेन करते हो तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपका होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय Q, फिर आपका चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय P, ठीक है। तो माइनस शुरुआत में आपका लगता है, देन इसके बाद आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जब हम बात करेंगे तो आपकी पहले जो डिमांड थी 70 थी, देन 75 हो गई, तो 75 माइनस का 70 एंड जो पहले की डिमांड है 70, ठीक है। जो आपका प्राइस है वो आपका 100 था, देन 90 हो गया, तो 90 - 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, जो ओल्ड प्राइस था। तो 5 डिवाइडेड बाय 70 हो जाएगा और आपका ये 90 में से 100 जाएगा तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.714 होगा, ठीक है। अब ये आपका इलास्टिक डिमांड है कि आपका इन इलास्टिक डिमांड है, आपको ये देखना है। अब देखो अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है अगर मोर देन 1 है, ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा है तो वो होगा आपका इलास्टिक डिमांड। अगर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर जो वैल्यू आ रही है वो 1 से कम है तो आपकी होगी इन इलास्टिक डिमांड। अगर वो वैल्यू 1 के बराबर है तो फिर आपकी होगी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है।
और भी होते हैं दो, वो आप कमेंट करके बताइएगा। और दो क्या चीजें हो सकती हैं वो ऑप्शन में नहीं दी हैं, बट लेकिन होता है दो चीजें, उनको आप बताइएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो वैल्यू आ रही 0.714 आ रही, मतलब इसका मतलब है आपकी इनइलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द डिमांड इक्वेशन इज गिवन बाय डी एंड द सप्लाई इक्वेशन इज गिवन बाय एस, द प्राइस विल बी। तो सिंपल सा कुछ भी नहीं है, डिमांड को जब आप सप्लाई से इक्वल कर दोगे तो आपको प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप करोगे तो मैं इसको करके बताता हूँ। 1000 माइनस का P इज इक्वल टू 100 प्लस 4P। ठीक है, जब आप इस 100 को इधर लेके जाएंगे ये 900 हो जाएगा आपका। 900 इज इक्वल टू P उधर जाएगा तो 5P। ठीक है, देन आपकी P की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 180। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y आपको दिया गया है 3। द प्राइस ऑफ गुड्स आपको दिया गया है। तो देखो, जब आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होता है वो प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो लाइन में पूरा क्वेश्चन होता है आपका। कहीं ना कहीं बस कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। 3 हो गया, ये प्राइस आपका x का दिया गया है 150, सॉरी x का दिया है तो y नीचे होगा आपका। तो प्राइस ऑफ y आपको बताना है, तो y उधर जाएगा, देन आपका प्राइस ऑफ y 50 हो जाएगा इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हेन द डेट टर्नओवर रेशियो इज 4, व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखो मैंने तो अभी फॉर्मूला बताया था 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, यही फॉर्मूला अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। तो 365 को आप डिवाइड करो 4 से। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी भाई, 365 डिवाइडेड बाय 4, 91.25 वैल्यू आएगी। अब 91.25 तो कहीं आंसर ही में नहीं दिया है, आप गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई, देखो जब कभी होता क्या है, ये आपका बताता है आपका जो आपके नंबर ऑफ डेज में। ठीक है, नंबर ऑफ डेज में, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो है आंसर मंथ्स में है। तो मंथ कितने होते हैं टोटल 12, और आपका डेटा टर्नओवर रेशियो कितना दिया है 4। ठीक है, तो आपको जब इससे डिवाइड करना है आपका तो 3 मंथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर चीज़ें चेंज हो आप लोग वही चीज़ ना करके आ जाओ, सिर्फ चीज़ें मतलब समझो उसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट x ऑन सेल्स y ऑफ फर्म गिवन। यहाँ पे आपको दी गई है, सेल्स का आपको y बोला गया है, प्रॉफिट का आपको x बोला गया है, और इफ इन्होंने बोला इफ द सेल्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 44,000। ठीक है, 44,000। तो जो आपकी y की वैल्यू है आप 44,000 पुट करोगे, सॉरी कहाँ गया, क्या हुआ ये, जब आप 3y पे इसको 44,000 पुट करोगे तो आप इसको इजीली कर लोगे। ठीक है, तो आपका जो बनेगा 3 मल्टीप्लाई 44,000 प्लस 110, और यहाँ से आप 5x। ठीक है, 5x जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 26422। ठीक है, 26,422। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। इस पे मुझे भी काफ़ी टाइम लगा इसको सॉल्व करने पे शुरुआत में, क्योंकि अच्छा खासा लेवल है इसका। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 15 पर यूनिट इफ इन अ पीरियड इफ इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8,000 units, it incur a loss of 5 per unit. If the volume is raised by 20,000 units, it's earn a profit of 4. Variable cost per unit will be, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पूछी गई। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझना, अगर थोड़ी सी भी चीज़ें गलत हो जाएंगी तो फिर आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में दिया गया है 15। ठीक है, आपसे बोला गया है कि 2 अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव 1 में जो प्रोड्यूसर है वो 8,000 यूनिट सेल कर रहा है और -5 का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरे अल्टरनेटिव में वो क्या कर रहा है कि जो उसका वॉल्यूम है या जो सेलिंग है
वो उसने 20,000 कर दी यूनिट की, और उस कंडीशन पे उसको 4 पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 4 पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे -5 पर यूनिट उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो देखो आपका नॉर्मली क्या होता है, आपसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पूछी, तो आपको पता होगा सबसे पहले सेल्स से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं देन हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, फिर कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं देन हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें हो सकती हैं, लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। और पीवी रेशियो का आपको फॉर्मूला पता होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन का सेल्स। ये सारी चीजें मैंने इसलिए लिखी कि कुछ आपको चीजें समझ आए, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजों को समझाने की कोशिश की है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है जो कि होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है। इस इक्वेशन से आप देखिएगा, या अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस भी होगा। पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और होता है, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा पहले ये लगेगा देन ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सेल्स हमें दी गई है, पहले वाला जो अल्टरनेटिव है ये अल्टरनेटिव 1 लिख लो आप, और इसको आप अल्टरनेटिव 2 लिख लीजिए, ठीक है। अल्टरनेटिव 1 में क्या है, हमारी 8000 यूनिट की सेल्स हो रही है, और देन हमारा टोटल सेल्स क्या हो जाएगी, क्योंकि 15 पर यूनिट हो रही तो 8000, या टोटल रेवेन्यू आप बोल सकते हो, आपका जो होगा 8000 डिवाइड मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगी, ठीक है। फिर देन आपके दूसरे वाले अल्टरनेटिव में 20,000 रुपए हो रही है, मतलब जो सेल्स 20,000 यूनिट सेल हो रही है, और 15 पर यूनिट है तो ये आपकी आ जाएगी 3 लाख, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, पहले वाली कंडीशन पे आपको -5 पर यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 8000 मल्टीप्लाई -5, मतलब आपका जो लॉस हो रहा है पहले वाले अल्टरनेटिव पे माइनस का 40,000, ठीक है। दूसरे वाले कंडीशन पे आपको 4 पर यूनिट के प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 लाख आप यूनिट सेल कर रहे हो, तो इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा, 20,000 यूनिट आप सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा 80,000 आ जाएगा, सॉरी ये एक जीरो नहीं होगा। अब चेंज इन वैल्यूम, अब देखो मैंने क्या बताया था कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पे पहली कंडीशन पे हमारा क्या है, 80,000 चेंज पे हम निकालेंगे 80,000, और माइनस करते हैं बीच में, पहले से भी माइनस है तो -40,000, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,20,000, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट। फिर चेंज इन सेल्स में आपकी पहले 3 लाख थी, फिर दूसरे वाले अल्टरनेटिव पे 3 लाख थी, पहले वाले अल्टरनेटिव पे 1,20,000 थे। जब आप इसको चेंज इन करोगे, मतलब या माइनस करोगे, तो 3 लाख से आप 1,20,000 को माइनस करोगे तो 1,80,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पीवी रेशियो आ जाएगा 0.66, या आप अगर परसेंटेज में निकालना चाहो तो 66.66% आपका आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको 0.66 करके आ रहा था तो इसको आप 0.667 भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका केस स्टार्ट होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन का सेल्स। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन की पीवी रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई। मैंने इस वाले को, आपका जो भी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट पे रखा है, ठीक है। सेल्स जो है ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड पे भी लेके देख लो, तब भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपकी जो पहले वाले अल्टरनेटिव में आपका जो सेल्स हो रहा है वो 1,20,000 हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, और सेल्स डिवाइडेड बाय 1,20,000 है, और 0.667 हमें पीवी रेशियो की वैल्यू पता है, ठीक है। देन हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो आएगी यहाँ से 40,000, ठीक है। 40,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, ये हमारी रुपीज में है, ठीक है। हमें किस में पूछी गई, हमें यूनिट में पूछी गई है हमारे आंसर में, ठीक है। हम कितनी यूनिट बेच रहे हैं पहले वाले में कंडीशन में, 8,000 यूनिट, ठीक है। तो 40,000 को जब हम 8,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर यूनिट आ गई ना, 5 पर यूनिट आ गई, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 पर यूनिट हो गया, ठीक है। आपसे देखो पूछा भी गया होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बतानी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ डिमांड फॉर अ कंज्यूमर गिवन बाय अ फंक्शन p इज इक्वल टू 27 - 3x - x² एंड फाइंड कंज्यूमर सरप्लस एट x इज इक्वल टू 3। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एज वेल एज व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये होता है कि एक कंज्यूमर मैक्सिमम ये प्राइस पे कर सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, लेकिन उसको प्रोडक्ट मिल कितने में रहा है, इस प्राइस में, मतलब उसको कम प्राइस में मिल रहा है, ये उसका होगा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब होता है
कि एक जो प्रोड्यूसर है वो आपका मिनिमम इस प्राइस पे बेच सकता है अपने प्रोडक्ट को, लेकिन वो पर्टिकुलर बेच किस प्राइस पे रहा है या मार्केट का प्राइस क्या है ये, तो ये उसका हो गया, ये जो हुआ प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल है, P इज इक्वल टू आपका ये दिया गया है इक्वेशन और X की वैल्यू आपको दी गई है। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कंज्यूमर सरप्लस के कंटेक्स्ट में अगर प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा है तो उसका आपका उल्टा हो जाता। P अगर क्वांटिटी है तो इस जगह X की जगह क्वांटिटी होगी, अदरवाइज X होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है माइनस P dx अगर प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा गया है। कंज्यूमर सरप्लस इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, पर्टिकुलर ये जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है तो उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको P और X की वैल्यू चाहिए, तो X की वैल्यू तो आपके पास है, P की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? P की वैल्यू तब मिलेगी जब आप X की वैल्यू जो 3 है आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन आपको P की वैल्यू मिलेगी 27, 3 इज इक्वल टू 3 9 एंड देन 3 का स्क्वायर आपका 9। आप जब इसको फाइंड करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर कंज्यूमर सरप्लस में आप इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, यहाँ से 27x हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, देन p इंटू एक्स। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 3, आपको p और x की वैल्यू पता है। अब x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, आपको पता है 3 है। जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर जो बनेगा 31.5 बनेगा। ठीक है, अगर हाँ कोई भी चीज़ आपको ना समझ आए तो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मैं एक वीडियो अभी और बनाऊंगा, अगर आपका डिमांड सही हुआ, मतलब आपका डिमांड कह रहा हूँ, आपका पर्टिकुलर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ या आपने काफ़ी सारी और वीडियोस को मतलब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनका और क्वेश्चंस मांगे तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बनाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो 31.5 बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट में आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, बाई चांस आपका मान के चलो ये प्रॉफिट हुआ और ये आपकी ब्रेक इवन सेल्स है, तो जो आपकी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स होती है उसको आप बोलते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो पूछा गया है, वो होता है एक्चुअल सेल्स माइनस का ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं रेशियो पूछा गया है तो आपने 100 से माइनस कर दिया। हमारा जो करेक्ट आंसर बन गया ये बन गया। ठीक है, एक टर्म होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बताइएगा क्या होता है। मैंने काफ़ी आपको हेल्प कर दी है, चीज़ें बताने की कोशिश भी की है, वो आपको वो बताइएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। हाँ देखो इसमें भी यही बताया गया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि जो आपकी एक्चुअल सेल्स है, ठीक है, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल्स होगी, जो कि आप बोलते हो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, या आप ये भी बोलते हो ऐसा सेल्स रेवेन्यू जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू जो है टोटल कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है, जहां पे ना आपका प्रॉफिट हो ना आपका लॉस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वेंडर कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 3000 with a probability of 0.4 or make a loss of 1000 with a probability of 0.6. what is the expected profit? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये भी पूछा गया है। देखो प्रॉफिट पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 3000 मल्टीप्लाई 0.4 प्लस 1000 मल्टीप्लाई 0.6। ठीक है, इजीली आप कर सकते हो इसको। सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि आपसे ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है क्योंकि, ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बता सकते हो इस पे। ठीक है, कुछ इजीली हो जाएगा। ये आपका 1200 आएगा और ये वैल्यू जो है आपकी वो आपकी आएगी 600। ठीक है, देन इसके बाद इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो ए वाला बन जाएगा 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। डिमांड फंक्शन आपको दिया गया है P इज इक्वल टू 16 माइनस क्यू माइनस का पॉइंट क्यू स्क्वायर, Q इज इक्वल टू 4, P इज इक्वल टू 4। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ है, 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको देखिएगा अच्छे से। देखो आपको प्राइस दिया गया है पर्टिकुलर, ठीक है, डिमांड फंक्शन दिया गया है, ठीक है, आपको P और Q की वैल्यू दी गई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा गया। तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लिखते हो, जिसको डी भी लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना जहाँ चेंज की ये इस वाले डायग्राम या इस वाले शाइन की बात आएगी वहाँ पे आप डी लिख सकते हो, तो ये डी क्यू अपॉन का डी पी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास P है, आपके पास P और Q की वैल्यू तो है, लेकिन आपके पास DQ DP की वैल्यू नहीं है, आपको वो वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकाल दिया आपने DP अपॉन DQ, Q के कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये तो 0 हो जाएगा, सबसे पहले 0 माइनस Q का आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपके तरीके X की तरीके काम किएगा, आपने 12 में ये पढ़ा होगा। फिर यहाँ से -0.5 आप 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से सिर्फ आपका Q हो जाएगा, ठीक है। Q की वैल्यू आपको दी गई है जो कि 4 है, तो -4 तो -5। अब यहाँ पे क्या है, DP अपॉन DQ है, लेकिन आपको चाहिए क्या, DQ अपॉन DP, तो आप इसको उल्टा कर दो। जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा DQ और DP का जो आपका आएगा -1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब DQ और DP की वैल्यू आपने रखी -1/5 और आपका 1 माइनस पहले लगता ही है, और यहाँ पे आपकी Q और P की वैल्यू 4 और 4 आपकी कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, देन 1 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपका 0.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a hypothesis is tested as a significance level of 5%, that it means that। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बहुत करवा रहा हूँ आपको, स्टैट्स का या किसी चीज़ का भी, मैंने स्टैट्स का भी लास्ट MCQ दिया है, रिसर्च का भी MCQ दिया था, रिसर्च मेथडोलॉजी का, तो उसमें भी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस हो गया, पावर हो गया, आपका टाइप 1 एरर हो गया, टाइप 2 एरर हो गया, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। देखो सिग्निफिकेंस लेवल होता है आपका अल्फा, जिसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर का मतलब क्या होता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका सही है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहाँ दिया गया है, सॉरी, there is a 5% probability that the null hypothesis will be rejected, thought it's true। जो हमारा null hypothesis है वो true है लेकिन उसको reject कर देते हैं, और उसका 5% मतलब probability है, जिसको हम लोग significance level बोलते हैं। तो हमारा यही correct आंसर बन गया, दूसरा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों से रिलेटेड है। आपकी रिग्रेशन और कोरिलेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉपर्टी समझ आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी क्या फॉर्मूला है वो सारी चीज़ें। इफ़ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, मतलब टू रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब है ये आपका BXY दिया गया है, ठीक है, आपका 0.8, और BYX जो है ये BXY है, ये आपका BYX जो है वो 0.2 दिया गया है। तो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की बात की गई है, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R निकालना है। तो R का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, बताइएगा क्या प्रॉपर्टी है। R इज इक्वल टू रूट BXY। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ कितना सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। आपको अगर प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, 0.8 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है। जब आप इसका रूट निकालेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा इसमें आपका इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.16 आ जाएगा आपका, ठीक है, और आपका जो आंसर बनेगा 0.40 बन जाएगा, ठीक है। इजीली आप इसको कर लोगे, कोई बड़ी भी चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द करेंट रेशियो इज 2:1 एंड द नेट वर्किंग कैपिटल इज 16,000 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, आप लोग कर लोगे, वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सिंपल सा,
क्वेश्चन हाँ मैंने करवाया हुआ है। देखो करंट रेशियो, सबसे पहले करंट रेशियो आपको 2:1 दिया गया है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो आपने 2 और 1, इसको आपने x ले लिया, 2x 1x, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आती है नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। नेट वर्किंग कैपिटल हमारा होता है करंट एसेट माइनस का करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल आपको दी गई है 60,000, ठीक है, 2x माइनस का x, तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई 60,000, ठीक है, इजीली आपने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो x की वैल्यू आपने करंट एसेट पे रखी तो 1,20,000 आ गए। जब आपने x की वैल्यू आपने करंट लायबिलिटी के इक्वेशन पे रखी तो आपकी जो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई वो 60,000 आ गई। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सम ऑफ ऑल करंट एसेट। यहाँ पे आपके करंट एसेट कितने हैं, 1,20,000, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ घुमाया गया था आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, ऐसे चीजें चेंज करते हैं, टर्म्स चेंज करते हैं एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द total cost is 260 and the total variable cost is 60, what will be total fixed cost if output is 100 units and B मतलब आपको दिया है, मतलब दो आपके ऑल्टरनेटिव दिए हैं। ऑल्टरनेटिव ए में 100 यूनिट आपका आउटपुट है, ऑल्टरनेटिव बी में आपका 200 यूनिट है। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो हमारी आउटपुट से चेंज होती है। जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। हमारी टोटल कॉस्ट भी कब चेंज होती है, बिल्कुल टोटल कॉस्ट इसलिए चेंज होती है क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, आपकी फिक्स कॉस्ट भी होती है, ठीक है, ये चीज समझ गया। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो शॉर्ट रन में कभी नहीं चेंज होती है। शॉर्ट रन में हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स रहती है, लॉन्ग टर्म में जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको दी गई है 260, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको दी गई है 260। तो टोटल कॉस्ट हमारी किसके बराबर होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। इजिली आप, वो हो गया हमारा 200, ठीक है। फिर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 60 दी गई है, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, टोटल फिक्स कॉस्ट रखा। देन आपने जब 200 से 60 को आप माइनस करोगे, से आप जब 60 को माइनस करोगे, 260 है, सॉरी ये 260 से जब आप 60 को माइनस करोगे तो जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी वो आपकी आ जाएगी 200, ठीक है। अब आपका कुछ भी आउटपुट लेवल हो, शॉर्ट टर्म में आप 100 यूनिट बनाओ, आप 200 यूनिट बनाओ, आप 300 यूनिट बनाओ, लेकिन आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी चेंज नहीं होती है। इसमें आपका आ जाएगा लैंड, आपका आ जाएगा, और आपका इसमें कैपिटल आ जाएगा, आपका मशीनरी आ जाएगा। ये जितने भी बड़े एक्सपेंसेस होते हैं ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते हैं। तो दोनों वो कंडीशन में हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो बराबर होगी 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ फर्म इज करेंटली अर्निंग ₹15,000 एंड इट्स वन शेयर हैज अ प्रेजेंट market value 175. It has 500 share outstanding. The earning of the firm is expected to remain stable and it has a payout ratio of 100%. The cost of equity is, ठीक है, सॉरी, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस पे। तो देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सिंपल सा फॉर्मूला हमारा लगेगा यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर या डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले डिविडेंड फाइंड करने के लिए आपको अर्निंग पर शेयर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर कैसे फाइंड करेंगे, अर्निंग पर शेयर ऐसे फाइंड करेंगे कि टोटल अर्निंग कितनी हो रही है, 50,000 की टोटल अर्निंग हो रही भाई, ठीक है, 50,000 की टोटल अर्निंग हो रही है। शेयर होल्डर कितने हैं, शेयर होल्डर 5,000 हैं, ठीक है। जब 5,000 शेयर होल्डर हैं तो यहाँ पे आपका जो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा वो 10 रुपीज़ आ जाएगा। अब एक टर्म लिखा गया है, समझिएगा, इट हैज़ अ पे आउट रेशियो ऑफ 100%। मतलब इसका मतलब होगा कि डिविडेंड जो है वो आपका जितना अर्निंग पर शेयर है वो सारा डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाता है। अगर आपका ये
50% होता तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर 5 आ जाता, अगर आपका 30% होता तो 3 आ जाता। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू जो है वो आपकी 10 हो जाएगी, और करंट मार्केट शेयर का जो प्राइस है वो है आपका 175, ठीक है 175। जब आप इसको इंटू 100 जब आप इसको निकालोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 5.71% आ जाएगी, जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 प्लस 0.6x वॉज ग्राफ्ड देयर, देखो ये आपका जो होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के कंटेक्स्ट पे होता है, ठीक है जी। तो a जो होता है वो आपका होता है इंटरसेप्ट, a को आप बोलते हो इंटरसेप्ट, इसको याद कर लो अच्छे से, इंटरसेप्ट। b जो होता है वो आपका स्लोप होता है, ठीक है, b जो होता है वो आपका स्लोप होता है। y जो होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें आपको पता है। स्लोप वुड बी -5, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। वर्टिकल इंटरसेप्ट वुड बी 0.06, नहीं भाई, इंटरसेप्ट तो हमारा उस हिसाब से देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 5 होगा ना, तो ये भी गलत हो गया। स्लोप वुड बी +5, स्लोप हमारा +5 नहीं है, हमारा इंटरसेप्ट +5 है, ठीक है, स्लोप नहीं है। स्लोप वुड बी +0.06, देखो b को हम लोग स्लोप बोलते हैं तो यहाँ पे b से कंपेयर किया, b जो है हमारा 0.6, तो हमारा जो स्लोप होगा वो 0.6 है, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को लगा के आओ और कोशिश करो लगाने की, अगर नहीं लगा पाओगे तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस इन एन एस्टिमेटिंग इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी रेंज, ठीक है, विल बी इन द रेंज। तो देखो अगर आपका एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा हो तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। तो इन्होंने पूछा है जो आपका r की वैल्यू होगी वो कितने से कितने हो सकती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन पे r की जो वैल्यू होगी 0 से 1 होगी, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। जब पॉजिटिव रिलेशन बताएगा तो r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा हो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा हो, ऐसी कंडीशन पे ये आपका निगेटिव रिलेशन बताता है। ऐसी कंडीशन पे जो r की वैल्यू होगी -1 से वो 0 के बीच होगी, ठीक है, -1 से 0 के बीच होगी। ऐसी कंडीशन पे जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो या डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज हो, इस कंडीशन पे आपकी जो r की वैल्यू होगी -1 से +0 के बीच होगी। और जो हमारी r की वैल्यू हो सकती है वो -1 to +1 तक हो सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसी के बीच में हमारे r की वैल्यू होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने को सोच रहा हूं, अभी कम से कम 30 क्वेश्चन और भी कराऊंगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो अब जो क्वेश्चन होंगे इससे भी अच्छा लेवल होगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, वैसे भी नेट के एग्जाम में इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से लगा लोगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा चीज़ें दिक्कत नहीं होती है। खासकर नेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। सिंपल सिंपल से 2-3 चीज़ें आपकी उसमें यूज हो रही होती हैं। जैसे उस वाले क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट का यूज था और आपका लीवरेज का यूज तो था ही, ठीक है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है, खासकर इस वाले वीडियो में तो बहुत मेहनत लगी है। 2010 के बाद से या 2010 से 20 के बीच में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको इकट्ठा किया, इसके बाद उनको सॉल्व करना, फिर इसके बाद पीपीटी बनाना और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर किया करो प्लीज़। ओके, थैंक यू।